हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति जिंदल। मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत से लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो कि काफ़ी नज़दीक आ गया है। मेरी ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में से जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उन्हें आने वाले हर वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल बस्टिंग, जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स के एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यह यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस में बिजनेस फाइनेंस के सब्जेक्ट में कवर होता है। बहुत से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, ताकि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कौन से डिसीजन होते हैं। कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर दोज डिसीजन विच आर एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अगर आप कोई ड्रेस खरीदना चाहते हैं तो आपको यह प्लानिंग करनी होगी कि कहाँ से खरीदनी है, कितने रुपए की खरीदनी है। यह डिसीजन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है, बल्कि आपके डे टू डे लाइफ के डिसीजन हैं। इन डिसीजन को आप आसानी से बदल सकते हैं। अगर आपको ड्रेस पसंद नहीं आती तो आप उसे बदलवा भी सकते हैं और दूसरी नई ड्रेस भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई नया मकान खरीदने का डिसीजन लेते हैं या नया बिजनेस शुरू करने का डिसीजन लेते हैं, तो ऐसे डिसीजन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाएंगे। यह डिसीजन आप आसानी से बदल नहीं सकते। इन डिसीजन को लेते समय आपको बहुत सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर आप 5 करोड़ का कोई मकान आज खरीद लेते हैं और अगर आपको वह मकान नहीं पसंद आता, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप दूसरे दिन जाकर दूसरा नया मकान 5 करोड़ का खरीद लें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत बड़ी मात्रा में फंड को इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको डिसीजन को लेते समय बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, उसको शुरू करने से पहले आपको उस बिजनेस की लाभ और हानि दोनों को ही ध्यान में रखना होगा। उस पर क्या लागत आएगी यह भी ध्यान रखना होगा। आप बिना सोचे समझे कोई भी बिजनेस नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि बिजनेस में आप बहुत सारी फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर बिजनेस में लॉस चला गया तो आपको बहुत हानि उठानी पड़ती है। इसलिए ऐसे डिसीजन जो कि लंबे समय के प्रभाव हमें देते हैं वह कहलाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसी तरह कंपनी के केस में कंपनी कोई फिक्स्ड एसेट को खरीदने का डिसीजन लेती है, जिसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, तो यह कहलाएगा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। इसके अलावा कोई कंपनी नया प्रोजेक्ट शुरू करने का डिसीजन ले, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस शुरू करने का डिसीजन लेती है, तो यह कहलाएगा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। लेकिन अब हम ये समझ चुके हैं कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन क्या है। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन उठता है कि इन डिसीजन को लेते समय कंपनी को कौन से पैरामीटर का यूज़ करना चाहिए, जिसके बेसिस पर कंपनी यह डिसाइड कर सके कि किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करे, किस प्रोजेक्ट में फ़ायदा होगा और किस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करे। उसके लिए है हमारे पास कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स, जिसका हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इवेलुएट डिफरेंट प्रपोजल। चलिए शुरू करते हैं। वह टेक्निक्स कौन सी हैं? कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स में हम इंक्लूड करते हैं ARR, पेबैक मेथड, NPV, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये सभी टेक्निक्स कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स कहलाती हैं। इनमें से कुछ टेक्निक ट्रेडिशनल टेक्निक है, जो कि है ARR और पेबैक पीरियड, और कुछ टेक्निक मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जिसमें हम शामिल करते हैं NPV और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और IRR को। सबसे पहले हम ARR को डिस्कस करते हैं, जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट
इंटू 100। यह टेक्निक से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट की ARR ज़्यादा है और किस प्रोजेक्ट की ARR कम है। जिस प्रोजेक्ट की ARR ज़्यादा होगी उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और दूसरे प्रोजेक्ट को जिसकी ARR कम होगी उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस टेक्निक का सबसे बड़ा डीमेरिट यह है कि इस टेक्निक में अकाउंटिंग प्रॉफिट को यूज़ किया जाता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट है जिसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम को भी इंक्लूड किया जाता है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे डेप्रीशिएशन, जिसकी हम बाहर कहीं पेमेंट नहीं करते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर कंपनी डेप्रीशिएशन की पॉलिसी में चेंज कर देती है तो प्रॉफिट के अमाउंट में भी चेंज हो जाएगा, इसीलिए अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा रिलायबल नहीं समझे जाते हैं। दूसरा, इस टेक्निक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखा जाता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी यह है कि हमें आज मिलने वाला रुपया कल मिलने वाले रुपये से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमें आज 1 रुपया मिल जाता है तो हम उसे बाहर कहीं इन्वेस्ट करके उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं, जो कि हम कल मिलने वाले रुपये पर आज नहीं कमा सकते। इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरी टेक्निक है पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड वह पीरियड है जिसमें हम यह अनुमान लगाते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में जो हमने इन्वेस्ट किया है वह हमें रिकवर हो जाएगा। जितने पीरियड में हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि हमने किसी भी प्रोजेक्ट में की है वह हमें रिकवर हो जाती है तो वह पीरियड कहलाता है पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट एनुअल कैश इनफ्लो। अगर हमें किसी प्रोजेक्ट से बराबर समान रूप से कैश इनफ्लो मिल रहे हैं तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी भी प्रोजेक्ट से किसी वर्ष ज़्यादा कैश इनफ्लो मिल रहा है, किसी वर्ष कम कैश इनफ्लो मिल रहा है, कहने का मतलब यह है कि कैश इनफ्लो की अमाउंट हर वर्ष अलग अलग है, तो हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो को यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड जिस प्रोजेक्ट का कम होगा उस प्रोजेक्ट को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। पेबैक पीरियड उन कंपनी के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जहां पर लिक्विडिटी क्राइसिस है, क्योंकि वह कंपनी यह चाहेंगी कि उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। इसके अलावा वह कंपनी जहां पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं वह भी ये चाहेंगी कि टेक्नोलॉजी के प्रचलित होने से पहले उन्हें अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर मिल जाए। पेबैक पीरियड की फ़ायदा यह है कि इसमें कैश इनफ्लो का यूज़ किया जाता है। कैश फ्लो अकाउंटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा रिलायबल होते हैं। कैश फ्लो में नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं किया जाता। कैश फ्लो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर देंगे, जो कि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को निकालते टाइम घटा दिए थे, उसे हम वापस ऐड कर देंगे तो हम कैश फ्लो को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन पेबैक पीरियड का सबसे बड़ा डीमेरिट यह है कि इसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखा जाता। अब हम बात करते हैं एनपीवी मेथड की, जो कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया पर बेस्ड है। एनपीवी मेथड की फुल फॉर्म क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। यह टेक्निक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टेक्निक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी ध्यान में रखा जाता है और कैश फ्लो को यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसलिए एनपीवी टेक्निक हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। एनपीवी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम एनपीवी को कैलकुलेट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को घटा देते हैं।
लेकिन इस टेक्निक की एक कमी भी है। उस कमी को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एनपीवी में हम किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कब करेंगे। जब प्रोजेक्ट की एनपीवी 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी, मतलब कि एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर एनपीवी नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। और एनपीवी के 0 होने के केस में हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में प्रोजेक्ट से होने वाले कॉस्ट और बेनिफिट बराबर हैं, हम लॉस में नहीं हैं। अब हम बात करते हैं कि एनपीवी की कमी क्या है। एनपीवी की कमी यह है कि इसमें अगर हम दो ऐसे प्रोजेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं जिनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, मान लीजिए अगर ए प्रोजेक्ट में आप 5 करोड़ को निवेश करते हैं और बी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आप 2 करोड़ को निवेश करते हैं और दोनों ही प्रोजेक्ट की एनपीवी बराबर आती है, तो एनपीवी की अकॉर्डिंग दोनों ही प्रोजेक्ट इक्वल इम्पोर्टेंट रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों प्रोजेक्ट में से आप बी प्रोजेक्ट को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि बी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कम अमाउंट की ज़रूरत है ए प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में। इस कमी को पूरी करती है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की टेक्निक, जिसे हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहते हैं। पीआईआई में हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से डिवाइड कर देते हैं। पीआई जिस प्रोजेक्ट का 1 या 1 से ज़्यादा होगा उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और जिस प्रोजेक्ट का पीआई 1 या 1 से कम होगा उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन पीआई मेथड में भी हम आउटसाइड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डिस्काउंट फ्यूचर कैश फ्लो, जिसे हम आईआरआर मेथड में दूर कर सकते हैं। आईआरआर मेथड क्या है? आईआरआर मेथड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हम उस रेट को यूज़ करते हैं जो कि प्रोजेक्ट एक्चुअली अर्न करता है। आईआरआर मेथड में एनपीवी और पीआई की तरह हम किसी आउटसाइड कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रेट ऑफ रिटर्न को यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इंटरनली रेट ऑफ रिटर्न को फाइंड आउट कर रहे हैं, जिस पर हम फ्यूचर की कैश फ्लो को डिस्काउंट करेंगे। आईआरआर मेथड में हम ऐसी रेट को फाइंड आउट करते हैं जिस पर एनपीवी की वैल्यू 0 हो जाती है। आईआरआर मेथड में हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बराबर कर देते हैं। इसमें हम ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करते हैं। हम 2 तरह की डिस्काउंट रेट को फाइंड आउट करते हैं, एक हायर और एक लोअर, और यह फार्मूला लगाते हैं लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट इनटू डिफरेंस इन 2 डिस्काउंट रेट। आईआरआर मेथड की सबसे बड़ी कमी यह है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इट इंक्लूड्स वेरी मच कैलकुलेशंस। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और मेरे चैनल को लाइक भी करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।